तो देश और राष्ट्र, सबसे पहले हम इस अंतर से शुरुआत करेंगे, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, है ना। तो देखिए, देश के बारे में एक निश्चित भूभाग, जब देश बनेगा तो एक निश्चित भूभाग होगा, निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग होंगे और उनकी एक सरकार होगी। क्योंकि सरकार नहीं है तो देश नहीं है, फिर वो, हाँ, फिर उसको कुछ भी कह सकते हैं लेकिन देश नहीं कहेंगे। फिर चौथी टर्म जो आती है वो है पॉलिटिकल एक टर्म, जिसको कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं? संप्रभुता, इंग्लिश में सोवर्निटी। तो ये सोवर्निटी का मतलब ये है कि उस क्षेत्र में अंतिम निर्णय की पावर किसकी है। यानी अगर निर्णय की पावर हमारी है तो सोवर्निटी है ना, हमारी सरकार को पावर है अंतिम निर्णय की तो सोवर्निटी है। और अगर उसकी पावर उसकी नहीं है, कोई दूसरे देश के हुक्म से वो चलती है, तो हमारी संप्रभुता नहीं है, सोवर्निटी नहीं। तो ये शुद्ध पॉलिटिकल टर्म है, जिसको आम लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन देश के अंदर ये चौथी चीज भी चाहिए। ठीक। अब इस देश के अंदर बहुत से तरह के लोग हो सकते हैं जिनकी सांस्कृतिक एकता नहीं भी हो सकती है, सांस्कृतिक एकता नहीं भी हो सकती है, वो विभिन्न समूहों के लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इन चार को पूरा कर देंगे तो वो देश कहलाएंगे, देश कहलाएंगे। ठीक। अब राष्ट्र में क्या हो जाएगा कि राष्ट्र का मतलब है कि ये लोग अपने आप को एक मानते हो। ये सारे लोग जो सीमा के अंदर रहते हैं वो अपने आप को क्या मानते हो? एक। और एक जो है ये कोई ऐसा नहीं होता कि लाइन में खड़ा कर दिया तुम सब एक हो। ये चाहिए सब्जेक्टिव यूनिटी, आत्मिक एकता। यानी हमें अंदर से महसूस होता हो कि हम सब लोग एक। तो जिस समूह को अंदर से महसूस होता है कि हम एक हैं, तो वो हो जाता है एक राष्ट्र। ठीक है। अब राष्ट्र जो है, जब राष्ट्र होता है तो इसकी एक दूसरी विशेषता आ जाती है कि फिर ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर भी जा सकता है। यानी एक राष्ट्र के लोगों दो देश बना सकते हैं। राष्ट्र एक ही है लेकिन देश दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन वो सब अपने आप को एक समझते हैं। ठीक है। अब एक समझने के लिए राष्ट्र के अंदर क्या चीजें फैक्टर काम करती हैं? कई फैक्टर होते हैं, कहीं कोई डोमिनेट कर जाता है, कहीं कोई डोमिनेट कर जाता है। जैसे लैंग्वेज, भाषा, जो ज्यादातर राष्ट्रों के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है, एक भाषी। ठीक। लेकिन एक भाषी लोग ही राष्ट्र हो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। कई भाषाओं के लोग भी मिलकर एक राष्ट्र बना सकते हैं, और एक भाषा वालों के दो राष्ट्र भी हो सकते हैं। समझ रहे हो आप? देश में आप बिल्कुल यांत्रिक रूप से बंधे हुए हैं, उसमें ये सब नहीं चल रही ये चीज, लेकिन राष्ट्र के साथ ही आपके अंदर ये चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक संस्कृति, अब एक संस्कृति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या देखना है कि उनके अंदर उस काल में एक सब्जेक्टिव यूनिटी दिख रही है कि हम एक हैं। ठीक है। तब वो राष्ट्र है। और जब ये हम एकता की नहीं है तो वो राष्ट्र नहीं, तब वो राष्ट्र नहीं है। तो एक्चुअल जो हमारी लड़ाई है कॉन्क्रीट में, वो लड़ाई ये है कि हम भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी चेतना को रखते थे। ठीक है। अब उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? उसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि हमारे यहाँ एक आपस में सांस्कृतिक यूनिटी थी। यानी हमारी बात चाहे तमिलनाडु से उठती थी, वो अफगानिस्तान तक पहुंच जाती थी, ईरान में नहीं जाती थी, चीन में नहीं जाती थी, समझ बात? लेकिन यहां से उठी वहां पहुंच गई। अब
वैष्णव धर्म जो उठा, जिसे भागवत धर्म कहते हैं, वो पश्चिम से उठा, वो वहां तक दक्षिण तक पहुंच गया। कोई बुद्ध संप्रदाय उठा, कहीं से बुद्ध तो ओवर क्रॉस भी कर गया, लेकिन यहां से उठा वहां पर। और जब कोई बात आती थी जनता की, तो हमारी चेतना थी कि मलेच्छ रहते हैं बाहर, हैं? यवनों ने हमने आक्रमण करा तो हमने उन्हें मलेच्छ कह दिया, हैं? तो यवनों से यूनिटी नहीं हुई, लेकिन हमने ये कहा कि यवन हमारे देश पे आक्रमण कर रहे हैं और यवन ने कब्जा कर लिया। तो उस समय हम एक राष्ट्रीय चेतना से लैस थे। अब भारत के राजा चक्रवर्ती बनने के लिए बढ़ते थे आगे, चक्रवर्ती सम्राट बनना है। तो ये चक्रवर्ती सम्राट का घोड़ा क्या चीन में जाता था? गया कभी? नहीं है। ईरान में जाता था? नहीं है। तो उसके दिमाग में जो भारत था उसी में जाता था ना। तो हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हो, हमारे घटनाक्रम हो, हमारे यहाँ एक अतीत काल में एक आत्मिक एकता बन गई थी, आत्मिक एकता बन गई थी। उसी आत्मिक एकता के आधार पे हमने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा। जितनी मर गई थी उससे हमने राष्ट्रीय आंदोलन में जीवित करा और उसके बल पे लड़ा। उसको ही तोड़ने की कोशिश हुई कि इनकी आत्मिक एकता नहीं रहनी चाहिए, हाँ? उसकी तोड़ने की कोशिश में आज अमेरिका लिखता है कि भारत एक विभाजित राष्ट्र है। क्यों लिखता है विभाजित राष्ट्र? कि यहां दो राष्ट्र रहते हैं, हिंदू मुसलमान। अब पहले उन्होंने लिख दिया, फिर आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तेजी से बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र को तोड़ के दो राष्ट्र बना दें, जैसा वो एक बार पहले भी कर चुके हैं। पहले कर चुके ना, पाकिस्तान बनवाया, तो पाकिस्तान में क्या बहस थी? पाकिस्तान बनाते वक्त क्या बहस थी कि भारत के अंदर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू करा 1930 के बाद। वो फ्रीडम मूवमेंट समझते समझेंगे हम कि 1930 में क्या बात हुई। 1930 में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू करा कि हम दो राष्ट्र हैं, भारत में दो राष्ट्र, मुस्लिम अलग राष्ट्र है, उसकी भाषा अलग है, मुसलमान अलग है। हिंदू महासभा ने भी कहना शुरू करा कि भाई हम दो राष्ट्र हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। तो गांधी जी क्या कहते हैं? वो आजादी के बाद भी कहते हैं हम एक राष्ट्र हैं, जिनके दो देश बना दिए आपने। माउंटबेटन से कहते हैं आपने दो देश बना दिए, लेकिन आप दो राष्ट्र बनाने वाले तो कुछ होते ही नहीं है, तो हमारा सब्जेक्टिव मामला है, आप थोड़ी दो राष्ट्र बना दोगे। तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता और उसको तोड़ने की कोशिश, उसके लिए दो राष्ट्र की बात आ गई। इतनी बात नहीं आई, इसके अगले फेज में और बातें आ गई, क्योंकि इस दो राष्ट्र में एक तीसरा राष्ट्र घुसाने की कोशिश हुई, जिसको कहते थे कि दलितिस्तान या क्रिश्चियनतान बन जाएगा। उसके भी सुनियोजित प्रयास हुए, दक्षिण से बहुत ज्यादा जबरदस्त। तो या तो द्रविड़ नाडु बने या क्रिश्चियनतान बने, ये कोशिश की ना अंग्रेजों ने, वो उतना पक नहीं पाया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों वाला पहले से पक रहा था। और दूसरा है कि अम्बेडकर ने शिफ्ट कर दिया। अगर अम्बेडकर जो है वो क्रिश्चियन धर्म अपना लेते तो क्रिश्चियनतान बनाते ना, बनता फिर। लेकिन अम्बेडकर हुए बौद्ध, अब बौद्ध होने से क्या हुआ कि वो इंडियन एंशिएंट में चले गए, हेरिटेज कर लिया उन्होंने, तो मामला उतना पका नहीं। द्रविड़ नाडु के लिए भी आंदोलन हुआ, अच्छा, द्रविड़ मंडल कटगामवाल सबने उठाया, लेकिन वो भी उतना नहीं पका। इस सब को पकने से रोका किसने? उसने रोका जिसने भारत को एक राष्ट्र माना। यानी दक्षिण में गांधी जी गए, हिंदी के सेंटर खोले, सारे काम, दलितों में गांधी जी जाने लगे, दलित गांधी जी के ज्यादा समर्थक हो गए, तो एक ही आदमी ने रोकने की कोशिश करी सचेतन रूप से, जिसको हम क्या मानते हैं? अपना खलनायक। सारे गलत काम उन्होंने करे, हाँ?
वही एक आदमी आपको इतिहास में दिखेगा जो इन सब चीजों को, जो अंग्रेज षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए अपने प्रयास को केंद्रित कर देता है। नहीं तो तमिलनाडु और जितने खेल थे अंग्रेज करने में ज्यादा कामयाब होते। अब दलितों में जब हम गांधी जी जाने लगे तो अम्बेडकर कहाँ नॉर्थ इंडिया में आए? किसने पूछा उन्हें नॉर्थ इंडिया में? सब दलित तो इतने साल तक कांग्रेस को वोट देते रहे गांधी जी का, तो गांधी ने बचाया ना। तो जो बचा रहा है, जो उनसे लड़ रहा है, वो खलनायक है, खलनायक हो। तो बहरहाल अब आपकी समझ में ये बात आई कि राष्ट्र और देश में क्या अंतर है। क्लियर हुई बात? राष्ट्र हमेशा सब्जेक्टिव यूनिटी होगा, आत्मिक एकता होगी। और दूसरी बात ये समझनी कि कोई भी चीजें स्थिर नहीं होती, गतिशील होती है। क्या होती है? गतिशील होती है। तो उस गतिशीलता में हमारे एक्शन की एक भूमिका होती है। जैसे वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तभी तो लड़ाई है। हम अगर योद्धा हैं तो केवल परिभाषाएं याद करने का सवाल नहीं है, ना उनके प्रचार तंत्र में फंसने का सवाल है। हमें उसका जवाब ले देना है। वो तोड़ना चाह रहे हैं, हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो आप भारत राष्ट्र को खड़ा करना चाह रहे हो, तो भारत राष्ट्र को खड़ा करना चाह रहे हो आप, तो आपको हर बात ये सोचनी पड़ेगी कि भारत राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर एक आत्मिक एकता हो, करनी पड़ेगी ना। तो ये प्रमुख काम हो गया। अब देखो, किन्हीं भी दो चीजों में आप दो जने आप दोनों में कुछ समानताएं होंगी, आप दोनों मनुष्य हो सकता है जातिगत समानता हो सकता है उम्र की समानता हो, लेकिन कुछ डिफरेंस भी होंगे। अब चतुर आदमी का खेल ये है कि अगर आपको लड़ाना है तो आपके डिफरेंस को शार्प कर देगा, है? और अगर आपकी एकता बनानी है तो आपकी जो यूनिटी है उसे ज्यादा बताया जाएगा। इतनी तो काम है। तो पूरे समाज में हर दो व्यक्ति के अंदर, हर दो कम्युनिटी के अंदर, हर दो समूहों के अंदर कुछ एकताएं हैं, कुछ अंतर है। अब दुश्मन का काम क्या है कि उनके अंतर को उठा देना, कि इनमें तो अंतर ही अंतर है, और अंतर के नायक बना देना। और हमारा काम क्या है कि इस अंतर को मिटा के एकता दिखा देना। यानी अंतर प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी क्या है कि यूनिटी की, एकता की। ये लड़ाई है। कहते हैं ना, लड़ाई क्या है? ये लड़ाई तो विचार की दुनिया में निरंतर जारी है। उनके पास बहुत संसाधन है, बहुत चीजें हैं, लेकिन उनकी हार तो इसी बात से शुरू हो जाती है कि उनके विपरीत में कोई विचार है जो उन पर चोट कर रहा है, चाहे वो एक आदमी हो। हाँ, तो अगर हम अकेले भी एक आदमी है और हमारे पास एक विचार है जो उन पर चोट करता है, उनका जवाब लिखता है, तो लड़ाई है। तो हम जिस मूल सवाल पे लड़ाई पे उतरे हुए हैं वो है, हम भारत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी, स्वतंत्र, अपने साझे इतिहास और साझी संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए, जितना भी मार दिया गया उसमें, ठीक है, एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये मोटी सी हमारी बात है। अब इसका जवाब में उनकी रणनीतियां क्या चल रही हैं आपके खिलाफ, वो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक बताया हिंदू मुसलमान, दूसरा जाति की चल रही है, अवर्ण सवर्ण। अब दलित कह रहा है हमारा हिंदुस्तान में हमेशा शोषण हुआ, किसने समझाया, किसने पढ़ाया, है? तो ये सब बात जो है हमें समझनी पड़ेगी और इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो आपको सीखना पड़ेगा, ये प्रशिक्षण है। जब आप ये सब सीख लोगे तो आप कहीं भी खड़े होगे अपनी बात कह सकते हो जोरदार, ठीक है। तो हम भारत राष्ट्र को खड़ा करना चाहते हैं,
एक बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, जिसकी गुलामी की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा हुई। ये भ्रामक प्रचार है कि मुगल ने कर दी, उसने कर दी, ये कोई गुलामी नहीं थी। अब उस पर हम जा सकते हैं विस्तार से, लेकिन पहली बात आप स्पष्ट समझ लें। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कि आप राष्ट्र और देश के अंतर को समझ गए या नहीं। हम राष्ट्रवादी हैं, इसलिए भारत, भारतीय और भारतीयता की बात करते हैं, ठीक है। और जो भारत, भारतीय, भारतीयता की बात नहीं करते हैं, इससे छोटे में किसी चीज को राष्ट्र कहना चाहते हैं। जैसे हम पाकिस्तान बनवा चुके, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं, उसी तरह से हम जितने भी पृथकता को बढ़ावा देंगे तो एक पृथक राष्ट्र को कर देंगे। एक थ्योरी अंग्रेजों की आई थी कि भारत बहुराष्ट्रीय देश है। अभी क्या लिखा जाता है? भारत एक प्रायद्वीप है। पढ़ते हो ना किताब में, प्रायद्वीप है, राष्ट्र नहीं है। भारत एक प्रायद्वीप है जिसमें बहुत से राष्ट्र हैं, और भारत में बहुराष्ट्र है, बहुराष्ट्रीय देश है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुराष्ट्र क्या है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सब अलग है, इनसे हमारा मतलब नहीं है, हाँ? तो सबको अलग हो जाना चाहिए भाई, राष्ट्र की स्वतंत्रता तो चाहिए। तो अगर इस चीज को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि सब कहेंगे कि हम अलग होंगे, हैं? तो आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। यानी खतरा केवल हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, खतरा सवर्ण वर्ण का भी है, और खतरा ये भी है कि उत्तर भारत को छोड़ के जितने पृथक भाषाभाषी प्रदेश में प्रांत हैं, वो सब भी ये बात कह सकते हैं कि हम एक पृथक राष्ट्र है। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ आपको? अब एक बात और समझ लें, ठीक है, इतना अगर स्पष्ट हो गया तो इसकी कुछ क्लासिकल बात लगाएंगे। स्पष्ट हो गया? अब इसकी क्लासिकल डिबेट क्या है जो यूरोप में शुरू हुई, और यूरोप में राष्ट्र कैसे बने। देखिए, अपने ज्ञान को आपको वैश्विक बनाना है। आप केवल हिंदुस्तान में फंसोगे तो बहुत सी चीजें को उत्तर नहीं मिलेंगे आपको। यूरोप में राष्ट्र की अवधारणा क्या है, और कैसे वहां से राष्ट्रवाद आया, और क्या चीज थी। ठीक है, तो आप देखिए कि इंग्लैंड और फ्रांस तो लोकतंत्र और उसकी बातों के लिए लड़ते हैं। इंग्लैंड में क्रांतिवीर क्रामवेल के नेतृत्व में एंटी फ्यूडलिस्टिकल सामंतों के खिलाफ लड़ाई हुई, पार्लियामेंट बनी देश में। फ्रांस के अंदर स्वतंत्र, समता, बंधुत्व के नारे पे लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई हुई। लेकिन बाकी जो ईस्टर्न यूरोप है, उसके लोग टर्की से मुक्ति के लिए, टर्की का विशाल साम्राज्य था। टर्की जो आज देश है, हम इस पे भी जाएंगे जब मुसलमानों की बात करेंगे कि टर्की का कितना बड़ा हिस्सा प्रशासन था। टर्की से स्वतंत्रता के लिए सभी यूरोपियन कम्युनिटीज लड़ी, और उन्होंने उनसे लड़ते हुए अपने राष्ट्रों का निर्माण किया। ठीक है, कहीं यूनिफिकेशन से, कहीं अलगाव से। अब जैसे जर्मनी के छोटे छोटे राज्य थे। आपको तो लोग कहते हैं भारत में छोटे छोटे राज्य थे, बड़ी बुरी बात थी। अरे जर्मनी तो बहुत छोटा था, उसमें कितने राज्य थे? समस्त जर्मनों की यूनिटी होनी चाहिए। प्रशा भी एक राज्य था जिसमें जर्मन लोग थे। इस चेतना के तहत जर्मनी बना, और छोटे छोटे राज्य मिलकर उन्होंने आपस में एकता कायम करी और जर्मनी बना। इटली के छोटे छोटे द्वीप अलग थे, इटली की चेतना से इटली राष्ट्र बना। तो इटली और जर्मनी राष्ट्र जो है वो छोटे छोटे जर्मन और इटालियन समूहों के बल पे मिलकर एक राष्ट्र बने। और कई देश जो टर्की के अंडर में थे, छोटे छोटे राष्ट्र, वो अपनी भाषा और अपनी एकता के आधार पर राष्ट्र बने, और उन राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र राज्य बनाए, यानी स्टेट हमारे राष्ट्र के हिसाब से। ऐसा हुआ।
अब बाकी और जगहों पे क्या हुआ कि जहां अमेरिका, इनका इंग्लैंड और फ्रांस और इन सब का शासन था, उनके साम्राज्यवाद से लड़ते हुए, यानी औपनिवेशिक शासन में अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ते हुए राष्ट्र पुनर्गठित हुए। अब राष्ट्र जब बनते हैं, यानी आप जब सबकी यूनिटी की बात करते हैं, तो आप एक सांस्कृतिक इतिहास खड़ा करते हैं और उसके बल पे उस एकता को पुनर्जीवित करते हैं। हो सकता है अतीत में रही हो, लेकिन आज जब लड़ोगे, आप यूनिटी करोगे, तो अपना साझा इतिहास खड़ा करोगे, साझी संस्कृति खड़ी करोगे, उसके बल पे आपका आज के समय का राष्ट्र मजबूती से खड़ा होगा। तो जहां भाषा का सवाल था, वहां भाषाई आधार पे भी करे लोगों ने, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में चलेंगे तो भाषाई आधार नहीं चलेगा, भाषाई आधार नहीं चलेगा, धर्म का आधार नहीं चलेगा। धर्म के आधार पे भी हुए, क्योंकि जितने ईसाई थे लोग, वो टर्की से लड़े नई चेतना आने पे, तो वो उनका ईसाई धर्म भी उनकी मुक्ति का हथियार बन गया टर्की के खिलाफ। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज क्या है? संस्कृति। सबसे बड़ी चीज क्या है? संस्कृति। अब संस्कृति में हम ज्यादा पीछे भी ना जाए, तो हमारे पास एक विशाल आंदोलन है जिसमें भारत की राष्ट्रीय एकता और भारत में जो कहते हैं ना, हर युग में कुछ बुराइयां आ जाती हैं, कुरीतियां आ जाती हैं, उन्हें समाप्त करने की क्षमता मौजूद है। वो है सूफी संतों का आंदोलन। भाई महाराष्ट्र में भी संत ज्ञानेश्वर है, रैदास है, कबीर है, धन्ना जाट है, नामदेव है, और सब छोटी छोटी जातियों से निकल के आए, और पूरे देश में इनकी धमक है, लोग इनके साथ खड़े हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? एक लहर चली, दक्षिण से नामदेव चले, वहां से गोरखनाथ खड़े हुए, इधर से कबीर खड़े हुए, और सब आपस में सबकी एक यूनिटी है, एक सी बात कह रहे हैं। और जो बात शेख फरीद कह रहे हैं भारत में, वही तो गुरु नानक कह रहे हैं। आप जानते हो गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा दोहे किसके हैं? नहीं, शेख फरीद के। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा दोहे किसके हैं? शेख फरीद के। शेख फरीद सूफी संत थे जिनके गुरु नानक भी शिष्य और निजामुद्दीन औलिया भी शिष्य हैं। उन्होंने उस क्षेत्र में सबसे पहले वो करा, इन बातों को कहना शुरू करा, उसके बाद गुरु नानक ने पकड़ी। थे तो गुरु नानक का एक शिष्य मर्दाना नहीं था, मुसलमान, मक्का गए ना गुरु नानक, एक शिष्य मुसलमान भी था। और इसीलिए आप पंजाब के मुसलमान के गुरु नानक को नहीं मानते, गुरुद्वारे को नहीं मानते, हर पंजाबी मुसलमान मानता है। अमृतसर का जो गुरुद्वारा उसकी मुसलमान। अरे भाई यही तो है ना, नहीं वो मानते भी हैं, लेकिन हम नहीं जानते। हम वो जानते हैं जो हमारी सरकार बता रही है, या हमें वो बता रहे हैं जो कह रहे हैं कि दोबारा से एक बार तो पाकिस्तान बन गया, एक और पाकिस्तान बनाओ, एक खालिस्तान बनाओ, अभी तमिलनाडु की बात, तो वो बता रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि ये जो हमारा देश को समझने के लिए यहाँ के समाज और सामाजिक आंदोलनों को समझना पड़ेगा। हमारा हर परिवर्तन राजनीति से कम हुआ है और इन संतों के प्रभाव से ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये हमारे समाज का अपना सांस्कृतिक ढांचा है कि हम अपने, भाई ऐसा उस दिन भी मैंने कहा कि ऐसा कौन सा समाज है जहाँ राजा से ज्यादा शक्तिशाली जो है वो कोई कम्युनिटी हो सकती है, पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है। वो ब्राह्मणों की बात नहीं है, ब्राह्मणवाद के आधार पर, चाहे जैन साधु हो, चाहे बौद्ध हो, मतलब राजा उससे डाउन है। तो ऐसे किसी ने दुनिया में बनाया अपना समाज कि ज्ञान वाला सबसे ऊपर है? नहीं बनाया ना। तो हमें इस पे गर्व होना चाहिए। हम क्या करते हैं? ये ब्राह्मणवाद से लड़ाई रहा हमारी। मतलब आदमी पढ़ लिख रहा है और सादा जीवन जी रहा है, जबकि उसके लिए वैभव मौजूद है, लेकिन वैभव से दूर रह रहा है। तो उसने हमारे नष्ट कर दिया।
कैसी कैसी बातें हम उल्टी उल्टी बातें सारी समझे पड़े हैं। तो ये हमारे भारत राष्ट्र की विशेषता है कि इसको हम भारत के सामाजिक ढांचों में और उसमें समझ सकते हैं। तो आप समझे यूरोप में राष्ट्र बनने की प्रक्रिया। अब इसकी इकोनॉमिक्स है, जो राष्ट्र की व्याख्या है वहां पे की, तो उन्होंने यूरोप के हिसाब से, हिंदुस्तान का तो मैंने बताया कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमने अपने राष्ट्र को कांग्रेस के ही थ्रू और आज़ादी क्रांतिकारी लोग के थ्रू पुनर्जीवन किया, ये भारत राष्ट्र। यूरोप में एक इकोनॉमिक्स की परिभाषा भी लिख दी गई कि भाई स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जब एक मंडी के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है तो जो स्थानीय बोलियां होती हैं वो मंडी के इर्द गिर्द भाषा का स्वरूप ले लेती हैं और उस भाषा के स्वरूप राष्ट्रवाद खड़ा होने लगता है और फिर वो नेशन स्टेट की हो जाता है। इसलिए यूरोप में आप देखोगे छोटे छोटे राष्ट्र हैं, एक भाषा के छोटे छोटे राष्ट्र। तो ये सब इसी इकोनॉमिक्स से, राष्ट्र बनने की अवधारणा से खड़े हुए। ठीक, तो ये सारा डिबेट है, यानी ये भी आपको सब पता होना चाहिए कि यूरोप में कैसे कैसे राष्ट्र बने, क्या क्या हुआ, और हिंदुस्तान में ये बात किस तरह से आई और किस तरह से है, और हिंदुस्तान को क्यों विभाजित राष्ट्र बनाना चाहिए।